वो भी तेरा क्या डाउट है कि जो सोनार वेव से वो ऑडिबल। वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब बकवास क्वेश्चन है। सोनार में हम लोग कौन सा वेव यूज करते हैं? ठीक, अल्ट्रासोनिक का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ग्रेटर देन 20 के हर्ट्ज है। और हम लोग कहां से कहां तक सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज। तो ये तो हमारे ऑडिबल रेंज से बाहर हो गया, तो हम लोग कैसे सुनेंगे? आपको क्या लिखना है? सिंस आवर ऑडिबिलिटी रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज and the frequency of ultrasonic wave is greater than 20 kHz, that's why we are not able to hear ultrasonic wave. Clear? हाँ रे, तेरा क्या डाउट है? एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 12। सर बस एक छोटा सा डाउट होगा था। 8 नंबर में मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ ठीक ठीक, उसमें आप बताएं कि बुक में दिया था कि 14 मीटर होना चाहिए और उसमें क्लिप 17 मीटर होना चाहिए। हाँ मतलब हाँ 17 मीटर होना चाहिए, लेकिन उसमें क्लिप दे दिया और इको होने के लिए क्लिप जरूरी है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। उसका तो ये हियर ही नहीं होगा, ठीक है? तो दिखाना, तुम अपना बुक देना। ये इतना गंदा कर रखा है कि समझ नहीं आ रहा है। हाँ, this is your figure. यही है ना? अब कर फिगर बिलो shows the distance displacement graph of two waves A and B. Compare the amplitude. अच्छा, अगर कंपेयर एम्पलीट्यूड करेंगे तो ये क्या होगा? पहला, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव A बाय एम्पलीट्यूड ऑफ B। अच्छा, एम्पलीट्यूड ऑफ ए अगर देखेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 है, और इसका मैक्सिमम कितना है? 5 है। तो ये क्या हो जाएगा? 10/5 दैट इज इक्वल टू 2/1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2:1। पहला क्लियर है। दूसरा करा द वेवलेंथ ऑफ द टू वेव्स। वेवलेंथ पूछ रहा है, वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? इसका वेवलेंथ देखो कितना है? 8 मीटर। wavelength of A, second wavelength of A by wavelength of B is equal to A का वेवलेंथ यहां से यहां तक, यही है ना वेवलेंथ? जहां से साइकिल रिपीट होता है वही जो डिस्टेंस होता है दैट इज योर वेवलेंथ। तो इसका वेवलेंथ कितना है? 8 है, और उसका कितना है? 16 है। सो आंसर विल बी 8/16 which is equal to 1/2, मतलब 1:2 आंसर। यहाँ मीटर मीटर कैंसल आउट, मीटर मीटर। समझ में आया? तो कहाँ क्या रह गया भाई? और कोई डाउट? सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया? हाँ, बना लो बना लो।
अच्छा, इस बार जो आपका एमटी हो रहा है 6, 7, 8 को, ठीक है, इस बार जो एमटी आपका होगा 6, 7, 8 या 8, 9, 10 जब भी होगा, उसमें जो अभी तक चैप्टर आया था वो 2 चैप्टर, वो 2 चैप्टर तो है ही, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, स्पेक्ट्रम, ठीक है, और इस बार साउंड भी आएगा, ठीक। आप बोले कि सब मैथ्स का पीडीएफ के टाइम तो मैंने क्या केमिस्ट्री के साथ ऐसे नहीं बोला सर बोल दे। टिक मार्क्स आते हैं केमिस्ट्री बहुत अच्छा, आप लोग का रिजल्ट कैसा रहा? मतलब क्वेश्चन का, सॉरी, आप लोगों को कॉपी मिला था ना? कॉपी देखे समझ में आया कहाँ गलती है? सब पहले तो लाइट वाला गलती है, सीधा से एक ही कहानी है, एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। और ट्राई टू मतलब ड्रॉ डायग्राम, अगर स्पेक्ट्रम बोला जा रहा है तो स्पेक्ट्रम बनाओ। हाँ, जब तक डायग्राम वगैरह नहीं बनाओगे आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा। एक्सप्लेन करना है, वो जो रेड येलो ब्लू वाला किए थे उसमें कोई एक्सप्लेन नहीं किया था। हाँ, तो उससे और एक्सप्लेन करना है आपको, एक्सप्लेनेशन आता था तो करना है बेटा, तभी मार्क्स मिलेगा। हाँ, और कोई किसी का डाउट है? नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ पूछो सृष्टि, पूछो, हम नहीं गुस्साएंगे, पूछो। 9 नंबर न्यूमेरिकल्स, चल ठीक है, देखिए यहाँ पे 9 नंबर हो गया, सब लिख लिया? शाश्वत हो गया रे? चलो देखो 9 नंबर, देखो क्या है। अ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन 2 वर्टिकल क्लिफ्स, ये वाला तुम लोग पढ़े थे ना? एंड 2 सक्सेसिव इकोज आर हर्ड एट, चलो ये कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 पर्सन खड़ा है एक 2 वर्टिकल क्लिफ के बीच में। लेट अस सपोज दिस इज योर 2 वर्टिकल क्लिफ्स, ठीक है, और इसके बीच में आपका क्या कहते हैं, कोई खड़ा है, ठीक, और कह रहा है कि जब ये कुछ बोला तो एक इको आया इसके पास 4 सेकंड में और दूसरा इको आ रहा है 6 सेकंड। अच्छा, थोड़ा सा ट्विस्ट क्या वहां पे 3 सेकंड लेटर दिया था, यहाँ पे डायरेक्टली कह रहा है कि 2 सक्सेसिव इकोज आर हर्ड एट 4 सेकंड एंड 6 सेकंड, ठीक है। और दिया हुआ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो सबसे पहले फर्स्ट इको का देखेंगे। जब हम लोग फर्स्ट इको देखेंगे तो हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2d बाय t। मुझे नहीं पता ये d क्या है, तो इसको मान लो d1, तो 2d1 ले लिए, ठीक है। अब बताओ d1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू टी बाय 2। v कितना है 340, t कितना है 4। अच्छा, 320 इंटू 4 बाय 2, यही है ना, ये 2 हो गया, मतलब 640 मीटर। d1 कितना आ गया, 640 मीटर। अब देखो सेकेंड इको, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते 6 + 4 10 करके, नहीं वैसे निकाल आंसर आएगा, लेकिन वो प्रोसेस नहीं है, ठीक है। 6 + 4 10 करके नहीं निकालना, वो सर गलत कर देगा। पहले ये निकाल, फिर दोनों को ऐड करके निकाल। हाँ, ये दोनों निकलेगा फिर ऐड करेगा तभी आंसर आएगा। सेकेंड इको का देखो, ये डिस्टेंस मान लो d2 है, ये डिस्टेंस क्या ले लिए हम लोग, d2। तो अभी अब क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 2d2 बाई t। सो d2 इज इक्वल टू v इंटू टी बाय
2। v कितना है, यहाँ पे एक चीज और करना है, यहाँ पे t1 ले लेना और यहाँ पे t2 ले लेना, क्योंकि अलग अलग टाइम है ना। तो ये क्या हो जाएगा, v तो एज यूजुअल 320 इंटू 6 बाय क्या हो जाएगा 2, 2 से कट करेंगे 3, कितना हो जाएगा 960 मीटर होगा ना। अच्छा अब क्या चाहिए इसको, टोटल डिस्टेंस चाहिए क्या, करेक्ट। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिप्स। यहाँ पे देखो ये जो डिस्टेंस है तो d इज इक्वल टू क्या होगा, d1 प्लस d2 ना, जो टोटल जो डिस्टेंस होगा दैट इज d1 प्लस d2। d1 कितना आया था बेटा 640, उधर कितना आया 960, कितना हो जाएगा 1600 मीटर। दिस इज योर आंसर। सो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ्स इज इक्वल टू 1600 मीटर। नोट करो। सत्यम बना लिया था, ये बन गया था। और कोई डाउट है, और किसी को कोई डाउट है, देख लेते। किसी का सिलेबस रहा जो स्कूल में पूछा जाएगा, एक मशीन और कैलोरीमेट्री तो तेरा है, तुम कार्मेल में ही है ना। तुमको कैसे एडमिशन दे दिया रे कार्मेल, तो किस एंगल से लगती है रे, नहीं तुम लोग तो कार्मेल लगती है ये। पॉजिटिव तो सोचो ही मत। अच्छा तो तुम लोग का एग्जाम कब है, हम वही कर रहे हैं कि उसके लिए टाइम मिलेगा, यही ना। मशीन का बस हमको एक पार्ट बताना है, ब्लॉक एंड टैकल, वही तो कर रहे, सिर्फ हमको ब्लॉक एंड टैकल बताना है। एक मिनट, आज ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे तुम लोग का क्लास नहीं, मतलब कल क्लास नहीं है, 2 ही दिन बचा है। 2 दिन में एक दिन तो साउंड ही जाएगा, रेजोनेंस बचा हुआ है। On sending an ultrasonic wave from a ship towards the bottom of a sea, the time interval between the sending of a wave and receiving it back is found to be 1.5 second. T दिया हुआ है तुम्हारा 1.5 second. If the velocity of the wave in sea water is, wave velocity दिया हुआ है v 1400 मीटर पर सेकेंड। हाँ टाइम 1.5 सेकंड दिया वो भेजने का और वापस आया, दोनों का टाइम, दोनों के बीच का डिफरेंस है। ये मान लो कि ये तुम्हारा यहाँ पे पानी है और यहाँ पे सीप है, ठीक है। यहां से भेजा ये मान लो कि 5 PM और रिसीव किया 5:30 PM, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 30 मिनट्स हो गया ना। वही चीज तो है, हाँ वही चीज तो कर रहा है वहां पे। देखो क्या कर रहा है, द टाइम इंटरवल बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग इट बैक इज फाउंड टू बी 1.5 सेकेंड। दैट मीन्स टाइम टू हियर एन इको इज 1.5 सेकेंड। अब आपका कर रहा फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी, लेट द डेप्थ बी डी। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला v इज इक्वल टू 2d बाई टी। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vt बाई 2। v दिया हुआ है 1400, t कितना दिया हुआ है 1.5 बाई 2, ये हो गया 700 इंटू 1.5, दैट इज 1350।
मीटर, सॉरी 1050 मीटर हो गया। लिखो नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम सी पे आ रहे हैं आज, और ठीक है आज हम सी बताएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे तुम लोग का रेजोनेंस पार्ट। एक क्लास में रेजोनेंस खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। सर इसमें से वो रिड्यूस है रिलेशनशिप बिटवीन द लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। ये रिड्यूस है और क्या रिड्यूस है? बस यही रिलेशनशिप यस सर नहीं So next topic is characteristics of sound। देखो किसी भी दो साउंड को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक दूसरे से। Two sounds can be distinguished from one another by following three different characteristics। उसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं। The first one is loudness, second one is pitch and third one is quality। ठीक है, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। अब देखो लाउडनेस, पिच और क्वालिटी को हम लोग ऐसे देखते हैं, और ये जो है द एबव गिवन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड कैन बी स्टडी फ्रॉम द वेव पैटर्न ऑफ दैट साउंड। होता क्या है ना कि हम लोग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में CRO जो लिखा हुआ है ना, तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में उसका हम लोग क्या देखते हैं, एक वेव फॉर्म देखते हैं और उसको हम लोग देख करके उसका कैरेक्टरिस्टिक को डिफर करते हैं। इतना नहीं पूछा जाएगा क्या है नहीं है। सेटअप बताया गया है कि कैसे हम लोग वेव पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। तो हम लोग वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को कहाँ रख रहे हैं, माइक्रोफोन के पास रख रहे हैं, और माइक्रोफोन कनेक्टेड है तुम्हारा कहाँ पे, CRO में, दैट मीन्स कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में। और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या करेगा, उसका जो भी साउंड का उसका वो क्या बनाएगा, एक वेव फॉर्म बनाएगा, और उसके वेव फॉर्म को देख करके हम लोग पता कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दो साउंड को कि उसका डिफरेंस कहाँ पे हो रहा है, लाउडनेस में हो रहा है, पिच में हो रहा है या क्वालिटी में हो रहा है। समझ में आया? ठीक, फर्स्ट लिखो लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। फर्स्ट वन इज लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। लिखो लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक, loudness is the characteristic by virtue of which a loud sound can be distinguished from a faint one। ठीक है, both having the same pitch and quality। लिख लिया? फिर से देखो क्या लिखा है, लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ फेंट वन, बोथ हैविंग द सेम पिच एंड क्वालिटी। देखो होता क्या है ना कि किसी भी लाउड साउंड और फेंट साउंड में हम लोग कैसे डिफर करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ आपका एक एग्जांपल कि क्या करो, ट्यूनिंग फोक को एक बार क्या करो, सॉफ्टली स्ट्राइक करो। ठीक है, जब ट्यूनिंग फोक को सॉफ्टली स्ट्राइक कर रहे हैं और हम लोग उसको कहाँ पे लेकर के आ रहे हैं,
सीआरओ के पास, मतलब माइक्रोफोन के पास लेकर के आया, वो कनेक्टेड कहाँ है, सीआरओ में। तो सीआरओ में एक वेव पैटर्न ऑब्जर्व हुआ होगा, उसके बाद उसी ट्यूनिंग फोर्क को थोड़ा सा हार्डली स्ट्राइक करो। अब फिर अगेन हम लोग कहाँ पे लेकर के आ रहे हैं, माइक्रोफोन में लेकर के आ रहे हैं, और वो फिर से ऑब्जर्व हुआ। तो ये जो दो साउंड ऑब्जर्व हो रहा है ना बेटा, ये देख, ये दो साउंड जो ऑब्जर्व हुआ, यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है। डिफरेंस क्या दिख रहा है कि आपका ये दोनों साउंड का पिच एंड क्वालिटी सेम है। पिच एंड क्वालिटी क्या है, सेम है। अच्छा, पिच एंड क्वालिटी सेम करने का मतलब क्या हो गया कि उसका फ्रीक्वेंसी सेम है। क्वालिटी करने का मतलब दोनों का वेवफॉर्म सेम है। अभी हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो पिच क्या होता है, बेसिकली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टाइम पीरियड पे ही डिपेंड होगा। तो मतलब दोनों का टाइम पीरियड तो सेम ही दिख रहा है ना हमको, मतलब पिच सेम है। क्वालिटी मतलब सेम वेव फॉर्म है दोनों का, तो पिच एंड क्वालिटी दोनों का सेम है। डिफर क्या कर रहा था कि जो आपका लाउड साउंड था और जो आपका फेंट साउंड था, दे डिफर ओनली बिकॉज ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा था, एम्पलीट्यूड का अंतर आ रहा था। यहां पे देखो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, लो है ना, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, हाई है। अब देख, पिच सेम है, क्वालिटी सेम है, डिफर क्या किया, एम्पलीट्यूड। इसका मतलब है कि ये जो होगा, जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा वो कैसा साउंड होगा, फेंट साउंड होगा, और जिसका एम्पलीट्यूड हाई है वो कैसा साउंड होगा, लाउड होगा। तो यही होता है कि पहला कैरेक्टरिस्टिक कि लाउडनेस क्या डिफर करता है, फेंट साउंड और लाउड साउंड को डिफर करता है। और ये डिफर कैसे कर रहा है बेटा, जब हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व किए तो हमको पता चला कि उसके एम्पलीट्यूड से। अब सोचो ना कि एक बार ढोलक थोड़ा धीरे से बजाओ और एक बार बहुत जोर से बजाओ, आवाज सुनाई दिया, पहली बार आवाज नहीं सुनाई दिया, तो फिर से एक बार करना। प्रैक्टिकल चल रहा है। अरे करने दो एक बार, अरे धीरे से, पहले एक बार धीरे से और एक बार जोर से। समझ में आया, पिच क्वालिटी सेम था ना, लेकिन यहाँ पे क्या था, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया। क्लियर है। तो लाउडनेस अगर आएगा तो आप क्या बोलोगे, लाउडनेस आएगा तो क्या बोलोगे, इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। अच्छा, फेंट साउंड को वहां पे क्या लिखा गया, सॉफ्ट नोट, और इसको क्या लिखा गया, लाउड नोट। लिखो, इस डायग्राम को बनाओ। पिच क्वालिटी और ये कुछ है ही नहीं यार, पिच क्वालिटी कुछ है सिलेबस में, लिखो। बेटा वेवफॉर्म सेम बनना चाहिए, सेम टाइम पीरियड का होना चाहिए, ये याद रखना, ना कि पिच एंड क्वालिटी सेम दिखा रहे हो। हम इसीलिए जो लाइन जो खींचते हैं ना, इसीलिए खींचते हैं। बस 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 बस, ढोलक तुम्हारा बज गया। अच्छा, इस बार पीच में बजा, ठीक है, हो गया। लिखो, द टू वेव्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, द टू वेव्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी and the same waveform. The two waves have the same frequency and the same waveform. But they differ in amplitude. ठीक है,
The loud sound corresponds to the wave of large amplitude. The loud sound corresponds to the wave of large amplitude. ठीक है, नीचे लिखो loudness of sound, स्टार मार्क्स डाल लेना. Loudness of sound depends on the amplitude of the wave. Depends on the amplitude of the wave. Clear? अब लिखो intensity. Now intensity लिखो. The intensity of a sound wave. The intensity of a sound wave at a point of the medium, at a point of the medium, is the amount of sound energy, is the amount of sound energy passing per second, passing per second normally through a unit area, passing per second normally through a unit area at that point. अच्छा, इंटेंसिटी यहाँ पे क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया. अब सोचो कि जितना अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पास करेगा, ठीक है, उसका इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा. किसी मीडियम का बात हो रहा है, जितना अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी क्रॉस करेगा उसका क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ज्यादा. और इंटेंसिटी साउंड एनर्जी जितना जा रहा है मतलब वो और ज्यादा लाउड हो रहा है. मतलब इंटेंसिटी एंड लाउडनेस आर रिलेटेड विथ ईच अदर. समझ में आया? तो दिक्कत है? लिखो इट्स यूनिट इज वाट पर मीटर स्क्वायर. ऐसे वाट पर मीटर स्क्वायर. इसको ऐसे भी लिखेंगे वाट पर मीटर स्क्वायर. कौन था? हाँ, वाट पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, आगे लिखिए. Greater the energy carried by a sound wave, greater the energy carried by a sound wave, greater is the intensity of sound. Greater is the intensity of sound. ये तो अभी हम जस्ट बताए कि ग्रेटर अगर आपका क्या होगा, एनर्जी कैरिड होगा साउंड वेव के द्वारा, उतना ही ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगा. ठीक, नेक्स्ट लिखो. ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लिखा रहा. द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इज प्रोपोर्शनल टू, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इज प्रोपोर्शनल टू, ए दे करके लिखो, the square of the amplitude of vibrations, the square of the amplitude of vibrations. B, the square of frequency of vibrations, the square of frequency of vibrations. ठीक है. C, the density of air, C, density of air. D, the velocity of sound in air.
समझ में आया? कोई दिक्कत है? कुछ नहीं। इंटेंसिटी डिपेंड किस पे कर रहा है? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी ऑफ एयर, और किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी। ठीक। अब यहां पे आ रहा है आपका सब्जेक्टिव नेचर ऑफ लाउडनेस एंड ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ इंटेंसिटी। इस चीज को समझो, सब्जेक्टिव नेचर क्या होता है और ऑब्जेक्टिव नेचर क्या है इंटेंसिटी का। सब्जेक्टिव जो हमको दिख रहा है, ठीक है, जो हमको दिख रहा है दैट इज सब्जेक्टिव, या जो सुनाई दे रहा है दैट इज सब्जेक्टिव, लेकिन उसके पीछे का रीजन जो होता है ना दैट इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब जैसे यहां पे देखो कि द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, जो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड कर रहा है इधर, पहला किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी करने का मतलब कि कितना साउंड एनर्जी कैरी हो रहा है। ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है द ईयर ड्रम ऑफ द लिसनर, आपका लिसनर का ईयर ड्रम कैसा है। अच्छा सोचो सेम इंटेंसिटी का होगा, लेकिन क्या दोनों आदमी का ईयर ड्रम सेम है? कभी कभी देखो ना कि हम लोग जो धीरे बोलते हैं, किसी को सुनाई देता है, किसी को नहीं सुनाई देता। रीजन क्या है? उसका ईयर ड्रम है ना। तो सेम इंटेंसिटी किसी के लिए क्या हो जाएगा? लाउड साउंड हो जाएगा, किसी के लिए क्या हो जाएगा? फेंट साउंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो किस पे हो रहा है कि कितना एनर्जी कैरी हो रहा है, वही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक, तो वही है। फॉर अ साउंड वेव लाउडनेस हैज अ सब्जेक्टिव नेचर दैट इज डिपेंड्स ऑन द लिसनर, while the intensity being a measurable quantity has an objective nature. Clear? आगे देखें, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द लाउडनेस ऑफ साउंड। ये आपको आना चाहिए, लिख लो इसको। फॉर अ साउंड वेव, फॉर अ साउंड वेव लाउडनेस हैज अ सब्जेक्टिव नेचर that is it depends on the listener, that is it depends on the listener, while intensity being a measurable quantity, while the intensity being a measurable quantity has an objective nature. Sound wave, for a sound wave loudness has a subjective nature, that is it depends on the listener, while intensity being a measurable quantity has an objective nature. Clear? लिख लिया? आगे लिखो factors affecting the loudness of sound. Factors affecting the loudness of sound. हम बस एक एक लाइन लिखाएंगे, उसको ऐसे ही समझाते चलेंगे। ठीक है। किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है वो लिखो। पहला, लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अच्छा ये समझो कि स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप ग्रेटर एम्पलीट्यूड मतलब ज्यादा फोर्स से किसी को वाइब्रेट कराओगे, एम्पलीट्यूड कब बढ़ेगा? अभी हम लोग देखे थे ना, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा था, तो लाउड साउंड के लिए एम्पलीट्यूड बढ़ रहा था। उसी को अगर आप ज्यादा जोर से फोर्स लगाओगे, मतलब ज्यादा जल्दी ज्यादा एम्पलीट्यूड से वो क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है। और ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होगा मतलब वो क्या हो रहा है? ज्यादा एनर्जी कैरी करेगा। ज्यादा एनर्जी कैरी करना मतलब लाउडनेस बढ़ना। समझ में? तो अगर हम लोग वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिए, और वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को क्या कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, है ना, या बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी। तो जब उसके वाइब्रेशन को बढ़ाए तो वो क्या करेगा? ज्यादा एनर्जी कैरी करेगा। समझ में आया? दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of, inversely proportional to the square of distance from the source. अच्छा इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ठीक है। अच्छा कोई यहां पे खड़ा है, यहां से कोई बोल रहा है,
कोई पॉइंट ए पे है, कोई पॉइंट बी पे। अब बताओ किस तक ज्यादा लाउड साउंड जाएगा? ए तक जाएगा, और बी में क्या होगा? फेंट साउंड जाएगा। तो क्या है, डिपेंड कर रहा है आर पे। अच्छा ये भी कैसा है, जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा लाउडनेस, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्ड लिखो, डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। देखो जितना ज्यादा हम लोग सरफेस एरिया लेंगे, अच्छा सरफेस एरिया क्या, जो वाइब्रेटिंग एरिया होगा, है ना, अगर उसको हम लोग बढ़ाएंगे तो आपका लाउडनेस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल देख लो कि जैसे अगर ट्यूनिंग फॉर्क को आप ऐसे नॉर्मली अगर स्ट्राइक करते हो तो वो क्या होगा, साउंड तो क्रिएट करेगा, लेकिन अगर उसी को टेबल टॉप पे रख दोगे तो उसका साउंड क्या हो जाएगा, लाउडर आ जाएगा। रीजन क्या हुआ, जब आप ट्यूनिंग फॉर्क को एयर में रखे हो तो उसका जो एरिया है, फिर कोई था क्या, उसका जो एरिया है वो तो यही एयर मॉलिक्यूल्स मीडियम वाला है, इसको वाइब्रेट किया, एनर्जी कैरी किया। अभी तुम कहाँ पे लेकर के चले गए, टेबल पे, तो टेबल का भी जो मॉलिक्यूल्स होगा वहां पे भी एनर्जी स्प्रेड हुआ, मतलब उसका सरफेस एरिया को तुम क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो इससे क्या होगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द लाउडनेस। इज दिस क्लियर? फोर्थ लिख बेटा, डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। डेंसिटी हम लोग पढ़े हैं ना? नहीं नहीं सर नहीं पढ़े। मास पर यूनिट वॉल्यूम रे होता है, नहीं होता? डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक ऐसा मीडियम जिसका क्या होगा, वॉल्यूम मतलब मास जो होगा पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हो। अच्छा, ग्रेटर द डेंसिटी, जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स ज्यादा, वाइब्रेट ज्यादा, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, मतलब लाउडनेस बढ़ेगा। समझ में आया? वही चीज है, ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ द मीडियम ग्रेटर इज द लाउडनेस। समझ में आया? नेक्स्ट लिखो, डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडीज। डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडीज। अभी रेजोनेंस हम पढ़ाया नहीं है, रेजोनेंट बॉडी पढ़ाया नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर उसके नजदीक में कोई अगर रेजोनेंट बॉडी आ गया, ठीक है, तो उसका लाउडनेस बढ़ जाएगा। अगर आपका फ्रीक्वेंसी एक उसके साथ, रेजोनेंट बॉडी के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गया तभी तो रेजोनेंस होता है। अगर ऐसा हो गया तो लाउडनेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट लाउडनेस। खत्म। लाउडनेस से कुछ था, लिखना ज्यादा पड़ा ना? नहीं, अब हम नहीं लिखा। लिखो पिच। पिच लिखो, पिच। अब हम लिखाएंगे नहीं, अब हम बताएंगे आपको। हम दिखा दिए कि लाउडनेस का कैसे नोट्स बनाए, क्या क्या कैसे कैसे पॉइंट आउट किए। सेम आप पिच एंड क्वालिटी का बना के नेक्स्ट डे लेकर के आओ, ठीक है? बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, समझो। पिच होता क्या है? पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच एन एक्यूट नोट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ फ्लैट नोट। मतलब एक्यूट नोट और फ्लैट नोट को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है, एक्यूट को हम लोग श्रिल नोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रिल नोट। हाँ, तो ये जो एक्यूट नोट और फ्लैट नोट को जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को जो डिस्टिंग्विश करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिच। अब बेसिकली देखो ना, तो पिच जो होता है आपका, दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात हो रहा है। दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे तो इसका हम लोग क्या करते हैं, वेवफॉर्म निकालते हैं। जब लोग एक चीज वैरी करते हैं ना बेटा, तो बाकी रिमेनिंग दो चीज आपका क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। यहाँ पे जो हम लोग पिच का बात कर रहे हैं तो आपका लाउडनेस और क्वालिटी सेम रहना चाहिए। लाउडनेस तो हमको पता चल गया कि क्या है, एम्पलीट्यूड है। क्वालिटी हम बता चुके हैं कि वो उसका क्या होगा, वेवफॉर्म होगा। मतलब उसका एम्पलीट्यूड और वेवफॉर्म क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
एम्पलीट्यूड सेम है, और वेवफॉर्म भी सेम। एम्पलीट्यूड देखो लगभग सेम ही दिख रहा है आपको, वेवफॉर्म भी, वो भी साइन वेव है, ये भी क्या है, साइन वेव है। ये पॉइंट याद रखना है आपको, जब भी कोई एक चीज वैरी करेंगे तो बाकी दूसरा क्या होगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड एंड वेवफॉर्म सेम। तो डिफर क्या कर रहा है, डिफर क्या कर रहा है आखिर इसमें, डिफर इसका फ्रीक्वेंसी कर रहा है। सी, जब ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तब तक ये कितना साइकिल कंप्लीट कर चुका है, देखो तो एक अप्रोक्सीमेट 2, नहीं हम अगर और प्रॉपर से बनाते तो ये क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो यहाँ पे डिफर किसके कारण हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के कारण, है ना। इसीलिए हम लोग दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग अलग अलग देख सकते हैं उसके फ्रीक्वेंसी से। और कहा जाता है कि गर्ल्स का जो आवाज होता है वो ज्यादा श्रील होता है इन कंपैरिजन टू बॉयज। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो हम लोग का आवाज होता है वो फ्लैट होता है और आप लोग का क्या होता है, श्रिल, दैट मीन्स कि एक्यूट होता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, वेवफॉर्म हम बना दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है, हाँ ठीक, लिख लो, हो गया, अरे हो गया रे, लिख लो, मतलब डायग्राम बना लो। अच्छा, यहाँ पे भी सब्जेक्टिव नेचर और ऑब्जेक्टिव नेचर आएगा। तो सब्जेक्टिव नेचर आपका क्या हो जाएगा, पिच, ऑब्जेक्टिव नेचर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, लाउडनेस डिपेंड कर रहा था एम्पलीट्यूड पे, पिच किस पे डिपेंड करेगा, पिच किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। तो पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ये याद रहना है, ठीक। नेक्स्ट क्वालिटी, हो गया ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्वालिटी, अरे बच्चा लोग लास्ट पॉइंट है, देख ले। क्वालिटी क्या होगा, ऐसे दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साउंड को डिफर करेगा जिसका एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या है, सेम, फ्रीक्वेंसी सेम। तो डिफर कहां कर रहा है, बोलो, डिफर कर रहा है वेवफॉर्म में। देख लो, ये अगर एक जा रहा है, ठीक है, दूसरा क्या होगा, सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक ऐसा भी जा सकता है, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें, ठीक, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम, डिफर कहाँ आया बेटा, वेवफॉर्म में। मतलब क्वालिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, वेवफॉर्म पे, खत्म। देखो, क्वालिटी ऑफ अ साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक which distinguishes the two sounds of the same loudness and same pitch but emitted by two different instruments because of change in their waveforms। दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है जो तुम्हारा साउंड आ रहा है तो उसको डिफर कौन करेगा, उसका वेवफॉर्म करेगा। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे लाउडनेस और पिच, वो आपका सेम इंस्ट्रूमेंट पे था, ये क्या हो रहा है, डिफरेंट। अगर डिफर हो रहा है तो उसका वेवफॉर्म भी क्या होगा, डिफर करेगा। खत्म हो गया क्वालिटी एंड ऑल।
वेवफॉर्म ऑफ अ पियानो, वेवफॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म, सब कुछ दिया हुआ है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेना, कुछ है ही नहीं। अच्छा म्यूजिक एंड नॉइज देख लो। म्यूजिक क्या होता है आपका? प्लीजेंट, कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म साउंड। कंटिन्यूअस होगा, प्लीजेंट होगा और यूनिफॉर्म साउंड होगा। और नॉइज क्या हो जाएगा? इरेगुलर सक्सेशन ऑफ डिस्टरबेंसेस। और ये सीधा सा बात है, ये मान लो ना कि ये म्यूजिक है, ठीक है, इधर ये म्यूजिक है, कंटिन्यूअस, रेगुलर, ये सब, और नॉइज ये हो जाएगा इरेगुलर। ठीक है, खत्म हो गया। तो हम लोग मिलेंगे। अच्छा, आप लोग के लिए होमवर्क जो है, पहले तो इसका नोट्स बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिखो, तो क्वेश्चन लिखो, लिखो 2 7 11 18 19 21 23 27 25 31 32 31 32 33। ये आपको जो है कल नहीं परसों सबमिट करना है। दिस इज योर होमवर्क। हाँ, MCQ कौन सा नंबर है? मोबाइल